जय हिंद आप सभी को। तो चलिए हम लोग का क्लास अब शुरू होगा। एसपीटी साइंस का सामान्य विज्ञान वाला, और फास्ट में रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करना है तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लेना है। इतना बार प्रश्न आ जाएगा आप लोगों के सामने, याद हो जाएगा खुद। बस देखिएगा और आंसर एक दो बार कमेंट कर दीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुभाष सुभाष सर नहीं है। सुभाष सर अभी नहीं है, वो कुछ काम से घर गए हुए हैं, इसीलिए क्लास उनका नहीं हो पा रहा है। चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। रासायनिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। यानी बैटरी में जो ऊर्जा होता है रासायनिक ऊर्जा, वह किस में बदल जाता है? तो वैद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे चमकदार तारा। तारा की बात हो रहा है, सबसे चमकदार तारा। तारा के बारे में जानेंगे कि सबसे चमकदार जो तारा होता है उसका नाम क्या है। सबसे चमकदार तारा कौन सा है? साइरस है, साइरस। और सबसे अगर पृथ्वी के सबसे अगर नजदीक की तारा अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। सूर्य, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो सबसे नजदीक का तारा कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। और सबसे चमकदार कौन सा हो जाएगा? तो साइरस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नोबेल गैस कहलाती है। नोबेल गैस नोबेल गैस किस गैस को नोबेल गैस कहते हैं? नोबेल गैस नोबेल गैस आवर्त सारणी में आप लोग देखे होंगे कि वर्ग वर्ग जिसे हम क्या कहते हैं? समूह भी कहते हैं। समूह समूह भी कहते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 18 में होता है। वर्ग 17 में होता है। वर्ग 17 में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन, उसे नोबेल गैस नोबेल भी कहते हैं। अरुण शर्मा जी, हीलियम। सही, आपका आंसर हीलियम हो जाएगा। और हीलियम हीलियम 17 में नहीं आता है, हीलियम 18 में आता है। क्या होता है? 18 में आता है। हम हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, तो हाइड्रोजन कितना में आता है? हाइड्रोजन 17 में आता है। और ये नोबेल गैस वाला जो है, नोबेल गैस यानी कि अक्रिय गैस वाला में आता है, जो कि 18 में आता है। 18 में, वर्ग 18 में। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। और सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम यानी कि CaOCl। OCl इंटू Cl हो जाएगा। CaOCl इंटू Cl हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। और ये ब्लीचिंग पाउडर जो है, इसका ही नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर के ही विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को ही कहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप रोटी भी बेलिए या खाना भी खाइए, लेकिन साथ में अगर क्लास कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल परिभ्रमण काल अधिकतम है? परिभ्रमण काल अधिकतम है। सूर्य का जो परिक्रमा करता है, यानी परिभ्रमण जो करता है सूर्य का, किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिक है? तो सबसे जो ग्रह जो है सूर्य से जो सबसे अधिक दूरी पर रहेगा, यानी कि ये सूर्य हो गया।
सूर्य ग्रह जो हो गया, सूर्य जो तारा है, तारा, इससे सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है? तो बुध है। बुध सबसे नजदीक में है, बुध। और सबसे दूर कौन सा है? तो वरुण हो जाएगा, वरुण। वरुण, वरुण है सबसे दूर में। तो सबसे पहले इसका चक्कर कौन लगाएगा? बुध लगाएगा। और सबसे क्या कर रहा है, किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम होता है, यानी कि बहुत ज्यादा समय लेता है, तो कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तत्व के बारे में बताना है, तत्व के बारे में बताना है। कौन सा तत्व, आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व है, इसमें कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा, सल्फर। सल्फर। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 16 होता है। और वर्ग की बात करें तो वर्ग, वर्ग 16 में आता है। इसका वर्ग भी 16 होता है, वर्ग भी 16 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आलू। आलू जो है, आलू उदाहरण है। आलू उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है? तो आलू रूपांतरित तने का उदाहरण है। आलू रूपांतरित तने का उदाहरण है, वरुण। सही आंसर। आलू क्या है? रूपांतरित तने का उदाहरण है। यानी कि आलू का जो खाने योग्य जो भाग होता है, वह तना होता है, तना होता है, तना होता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन, भोजन जो हम लोग करते हैं, भोजन जो हम लोग करते हैं, तो उसका पाचन जो होता है वो प्रारंभ कहाँ पर होता है? प्रारंभ कहाँ से होता है भोजन पचना? भोजन पचना प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है, मुख से होता है। भोजन जो पचता है वो प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। और भोजन पूर्ण रूप से कहाँ पर पचता है? तो छोटी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो अभी इससे पहले हम बताए थे कि हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है, ग्रुप यानी कि वर्ग जो होता है, हाइड्रोजन वर्ग कौन सा होता है? तो वर्ग 17 होता है। वर्ग 17 जिसे हम समूह भी कहते हैं। तो फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन तत्व जो है, फ्लोरीन तत्व जो है वह अधिकतम क्रियाशील होता है। फ्लोरीन तत्व जो है वह अधिकतम क्रियाशील तत्व होता है। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न, वाटर को, सॉरी वाटर नहीं वाट है, वाट, वाट को प्रकट कर, वाट को प्रकट कर सकते हैं, वाट को प्रकट कर सकते हैं। तो वाट किसका मात्रक होता है? वाट जो होता है वह शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का। शक्ति यानी कि पी बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य, कार्य, कार्य बटा समय होता है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है, समय, समय होता है। तो इसको कैसे मापते हैं? कार्य को जूल में, कार्य को जूल में, यानी कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। और समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। नीचे है सेकेंड, तो सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा आंसर? जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। आप लोग बताइएगा समझ में आ रहा है, याद हो रहा है कि नहीं? जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आलू किस कुल का है? यानी कि कुल के बारे में बताना है। जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु, जंतु, जीव जंतु जो भी होता है, सबका अपना अपना कुल होता है। उसी तरह आलू जो है, आलू किस कुल में आता है? आलू में, आलू जो होता है वह किस कुल में आता है? आप लोग बताइएगा, आलू किस कुल में आता है? सोलेनेसी, सोलेनेसी में आता है क्या? आलू आता है, सोलेनेसी में आलू आता है। और आलू के साथ साथ टमाटर भी होता है, टमाटर, टमाटर भी इसी में होता है, सोलेनेसी में ही टमाटर होता है। और प्याज किस में आता है? प्याज, प्याज, प्याज जो होता है वो लिलिएसी में आता है। लिली, लिलिएसी, लिलिएसी में आता है प्याज। प्याज जो आता है लिलिएसी कुल का पौधा होता है। प्याज जो होता है वो लिलिएसी कुल का पौधा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्यों? सूर्योदय जब होता है या सूर्यास्त जब होता है, तो उस समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य
लाल क्यों दिखाई देता है, आप लोग बताइएगा। सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है सूर्यास्त या सूर्योदय होने के समय? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो उस समय प्रकाश क्या दिखाई देता है? सूर्य जो है वह लाल दिखाई देता है, सूर्य का प्रकाश लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रातः काल काफी मात्रा में ओट बनने का कारण है। प्रातः काल यानी सुबह में जब हम लोग उठते हैं सुबह में तो देखते हैं कि घास घास वगैरह जो होता है वो मैदान में उसपे ओस जमा हुआ रहता है, ओस ओस जमा हुआ रहता है। तो वह किस कारण से ओस जो बनता है वह किस कारण से? तो साफ आसमान एवं साफ हवाएं। रात में अगर साफ आसमान जो है वह साफ दिखाई देगा, आकाश साफ दिखाई देगा और हवा भी साफ चलेगा, यानी कि हवा भी सही रहेगा, मीडियम रहेगा, ज्यादा तेज और ज्यादा स्लो नहीं रहेगा हवा। तो उस समय रात में जो साफ आसमान और साफ हवाएं चलती है इसके कारण सुबह में ओस देखने को मिलता है। साफ आसमान और साफ हवाएं। चलिए सही आपका आंसर। देखेंगे अगला वाला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है? यानी कवक का नाम बताना है। एल्कोहल का जो उद्योग है, एल्कोहल उद्योग जो है उसमें किस कवक का प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग करते हैं? कवक का नाम बताइएगा आप लोग। किस कवक का उपयोग करते हैं? एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग करते हैं? सुनीता, ईस्ट। चलिए सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे स्याही यानी कि उसमें स्याही लगा हो या उसमें जंग के धब्बे हो, जंग के धब्बे यानी कि दाग धब्बे लगे हो, दाग धब्बे लगे हो कपड़े में, तो उसको जो छुड़ाते हैं वो किसे छुड़ाते हैं? तो इत्र के द्वारा, इत्र के द्वारा छुड़ाते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? इत्र हो जाएगा, इत्र। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया होता है, मलेरिया जो होता है, मलेरिया जो होता है वो किस प्रकार के मच्छर को काटने से होता है? किस प्रकार के मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? मलेरिया जो होता है वो किस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया बताइएगा आप लोग, मलेरिया किस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है? मादा मादा मच्छर, मादा एनोफिलीज। चलिए सही आपका आंसर, मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज नामक जो मच्छर है उसके काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। और फाइलेरिया के बारे में बताइएगा। फाइलेरिया, 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 या इसे क्या कहते हैं? फाइलेरिया को ही हाथी पाँव कहते हैं, हाथी पाँव, हाथी पाँव बीमारी। फाइलेरिया बीमारी या हाथी पाँव बीमारी जो होता है वो किस प्रकार के मच्छर काटने से होता है? फाइलेरिया या हाथी पाँव जो होता है वह किस प्रकार के मच्छर से के काटने से होता है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? फाइलेरिया या हाथी पाँव, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। क्यूलेक्स, 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 क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया या हाथी पाँव बीमारी जो होता है वह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है। उष्मारोधी, सबसे कम उष्मारोधी है। उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है कौन? कौन सा हो जाएगा तत्व या धातु? क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक दोष है। हीमोफीलिया जो है वह हीमोफीलिया जो है वह क्या है? बीमारी है। कैसा बीमारी है? आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी है या परिणाम, इसका परिणाम क्या होता है? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बीमारी जो है उसमें क्या होता है? हीमोफीलिया में अगर कहीं पर अगर कट उठ जाए तो रक्त जो निकलेगा वह अगर हीमोफीलिया नामक बीमारी हुआ है अगर, तो उसमें रक्त नहीं जमता है, रक्त जो है वह थक्का नहीं बनता है। सबसे ज्यादा चांदी है क्या? हाँ सबसे ज्यादा चांदी हो जाएगा। रक्त का
थक्का नहीं बनता, यानी कि रक्त जो है वह हीमोफीलिया नामक रोग अगर हो जाए किसी को तो रक्त नहीं जमता है, रक्त नहीं जमता है। रक्त अगर निकल रहा है तो वो निकलते ही रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है रसोई गैस मिश्रण है। रसोई गैस, रसोई गैस तो है, रसोई गैस के रूप में किसको जाना जाता है तो एलपीजी को। एलपीजी को रसोई गैस भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का। और इसमें जो मुख्य रूप से जो पाया जाता है क्या, ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। और इसमें ब्यूटेन का कभी कभी जो है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है। कभी कभी ब्यूटेन नहीं दिया रहता है, इसका रासायनिक सूत्र दे देता है। तो रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र इसका बताइएगा आप लोग। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र बताइएगा। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C4 और H10 हो जाएगा। C4H10 हो जाएगा। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिक फाइबर। प्रकाशीय तंतु जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक फाइबर भी कहते हैं, का उपयोग कहाँ पर होता है, का उपयोग कहाँ पर करते हैं, ऑप्टिक फाइबर का उपयोग कहाँ पर करते हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्टिक फाइबर का उपयोग कहाँ करते हैं तो संचार में करते हैं। संचार में, संचार में इसका उपयोग किया जाता है ऑप्टिक फाइबर का। और ये प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिक फाइबर जो होता है किसका बना होता है तो यह कांच, कांच या प्लास्टिक का बना होता है। प्लास्टिक का, प्लास्टिक का बना होता है। कांच या प्लास्टिक का बना होता है। ऑप्टिक फाइबर कांच या प्लास्टिक का बना होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं तो संचार में करते हैं, संचार में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आंसर यहाँ पर दिया गया है, क्या हो जाएगा, संचार हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया आंसर क्या हो जाएगा, संचार में हो जाएगा। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग संचार में करते हैं। लवकुश यादव जी कानपुर से नमस्कार। चलिए आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्या प्रश्न, अति चालकता कब होती है जब तत्व को, अति चालकता, अति चालकता यानी कि चालकता एक होता है चालकता, और और अधिक चालकता यानी कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध जो है पूरा शून्य अगर रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, अति चालकता कहेंगे, अति चालकता कहेंगे। इसमें प्रतिरोध नहीं होगा, प्रतिरोध नहीं होगा। प्रतिरोध जितना कम होगा चालकता उतना अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या है, अति चालकता कब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। अति अति उच्च ताप पर, अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो वह अति चालकता कहलाता है। यानी कि अत्यधिक उच्च तापमान पर, अधिकतम तापमान पर गर्म किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, तत्व अति चालक तत्व कहलाता है, अति चालक तत्व कहलाता है। अगला प्रश्न है फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं। यानी कि फल का जो रस है यानी कि जूस, जूस वगैरह जो ये सब होता है तो उसका संरक्षण करने के लिए यानी कि उसको वो खराब ना हो इसके लिए, उसका संरक्षण करने के लिए, परिरक्षण करने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं, किस रसायन का उपयोग करते हैं उसमें, किस रसायन का प्रयोग करते हैं ताकि वो जो जूस जो है, फल का जो रस है जो पैकेट में आता है, पैकेट में जो आता है वह खराब ना हो इसके लिए, परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा रसायन का, सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है उसमें ताकि वह खराब ना हो जल्दी। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। चलिए सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है परमाणु विस्फोट में काफी ऊर्जा निकलती है। परमाणु, परमाणु जब विस्फोट होता है तो उसमें काफी ऊर्जा निकलता है। परमाणु जब विस्फोट करता है इसमें काफी ऊर्जा निकलता है। तो उस ऊर्जा का, ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है, रूपांतरण होता है वो किसमें हो जाता है, ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है तो द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है।
परमाणु जब विस्फोट करता है उसमें द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। सोडियम बेंजोएट, चलिए सही है आपका आंसर। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट जो है क्या है? प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। बेकेलाइट क्या है? प्लास्टिक है। यह किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या हो जाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला प्रश्न, जलवाष्प द्रव में घनीभूत हो जाती है। जलवाष्प जो होता है यानी कि जल को हम जब गर्म करते हैं और वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब जल उबलने लगता है, जल उबलने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस को जल का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद जो वाष्प बनता है, वाष्प जो बनता है जल का जो वाष्प बनता है और उस द्रव में घनीभूत हो जाती है। यानी कि वाष्प जो बनता है, जब हम लोग किसी बर्तन में अगर जल को गर्म करते हैं और ऊपर से अगर ढक देते हैं तो ढक्कन जो है उसमें जल का जो वाष्प है वो बूंद बूंद के रूप में जमा रहता है, बूंद बूंद के रूप में जमा रहता है, जमा रहता है। और उसको जब ढक्कन को जब हटाते हैं तो क्या होता है? द्रव के रूप में सब गिर जाता है, द्रव के रूप में, द्रव के रूप में सब एकत्रित हो जाता है। तो इसी तरह जब जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, ऊष्मा का निष्कासन करता है। यानी कि जब हम गर्म किए तो वाष्प बन गया, वाष्प बन गया। और वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो वह क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे तो वह द्रव बन जाएगा। तो क्या होगा? ऊष्मा का निष्कासन। ऊष्मा का निष्कासन का मतलब हुआ कि उसमें जो ऊष्मा ऊष्मा जो एकत्रित किया गया, यानी कि जब जल को हम गर्म करते हैं तो क्या करते हैं? ताप द्वारा गर्म करते हैं, और ताप द्वारा गर्म करते हैं तो उसमें ऊष्मा चला जाता है। ऊष्मा ऊष्मा का उसमें अवशोषण होता है। और जब ठंडा करते हैं तो ऊष्मा का निष्कासन होता है। तो जल को जब हम जलवाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है? ऊष्मा का निष्कासन होता है, जिसके कारण फिर से वह पानी बन जाता है। अगला प्रश्न, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? यानी कि यहाँ पर दिया गया है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं तेल, ये सब में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? नाइट्रोजन, सॉरी, नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? नाइट्रोजन के बारे में बताइएगा। नाइट्रोजन वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में, ये चारों में से किसमें किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आंसर प्रोटीन। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। और प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल का बना होता है, अमीनो अमीनो अम्ल का बना होता है। अमीनो अम्ल द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन में। सही आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु से इससे पहले भी प्रश्न आया था, तो उसमें हम बताए थे कि प्रकाश तंतु जो होता है, प्रकाश तंतु, प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिक ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर जो होता है वो किसका बना होता है? कांच का, कांच का और प्लास्टिक का, प्लास्टिक का और प्लास्टिक का बना होता है, कांच और प्लास्टिक का बना होता है। और इसका कार्य क्या होता है? संचार में इसका प्रयोग किया जाता है, संचार में, संचार में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिक फाइबर। और यह कांच या प्लास्टिक का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वातावरण में, वातावरण यानी कि वायुमंडल में मरीचिका, मरीचिका यानी कि मृग मरीचिका जो बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही आंसर, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए सही आंसर। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। वातावरण यानी कि वायुमंडल में मृग मरीचिका, मृग मरीचिका या इसे मिराज भी कहा जाता है, दिखाई देता है। किस कारण से, किस कारण से दिखाई देता है मृग मरीचिका? मृग मरीचिका जो दिखाई देता है वो किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मृत्तिका जैसी स्थिति दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है। ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है। ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है, यानी कि ऊर्जा ऊर्जा जो है उसका न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। और उष्मा गतिकी का 3 नियम है। एक शून्यवा नियम उष्मा गतिकी, उष्मा उष्मा का 3 नियम है। उष्मा का 3 नियम है। एक शून्यवा शून्यवा नियम है। शून्यवा नियम है और एक पहला नियम है। पहला और एक दूसरा नियम है। दूसरा दूसरा तो ये पहला जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला जो नियम है उष्मा गतिकी का पहला जो नियम है वह वाटरमैन क्या हो जाएगा? उष्मा गतिकी का पहला जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का हमेशा रूपांतरण किया जाता है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट। यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि न निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है? रूपांतरण किया जाता है। जैसे हम धनुष को अगर खींचते हैं, धनुष को जब हम खींचते हैं तो उसमें बल लगाते हैं। धनुष को खींचने में क्या करते हैं? बल लगाते हैं। बल लगाए तो हमारा जो बल लगा वह ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊर्जा है। और वह ऊर्जा क्या हुआ? ऊर्जा मेरा नष्ट नहीं हुआ, हम लोग का ऊर्जा जो है वो नष्ट नहीं हुआ धनुष खींचने में। और जो स्टोर जो हो गया ऊर्जा, धनुष जो खींचा गया उसमें क्या हुआ? स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो गया। स्थितिज ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो गया तो क्या हुआ? ऊर्जा का नष्ट नहीं हुआ। ऊर्जा क्या हुआ? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रूपांतरित हो गया। ऊपर वाला क्वेश्चन कौन सा प्रश्न? ऊपर वाला वातावरण में मरीचिका। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दो समतलीय शीशे समतलीय शीशे दो समतलीय शीशे शीशा या दर्पण कह सकते हैं। दो समतल दर्पण के एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं, यानी कि दो समतल दर्पण जो है, दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर समानांतर ऐसे रखा गया है। समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखा गया है। एक दूसरे के समानांतर रखा गया है। दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखा गया है। इसमें इसके बीच बिंब का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? बिंब का बिंब या वस्तु का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? इसके बीच रखे गए इसके बीच कोई भी वस्तु रखे गए, यानी कि कोई वस्तु रखा गया तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत बनेगा। दो समतल दर्पण अगर समानांतर क्रम में अगर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा। और सबसे जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा इसका और दूसरा प्रतिबिंब जो होगा वह सबसे स्पष्ट बनेगा। और में इतना ज्यादा प्रतिबिंब बनेगा कि हम गिनती नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होगा? आंसर अनंत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील त्वरण है? पानी का, यानी कि समुद्र का जो पानी होता है उसमें किसके घुलनशील रहने से उसमें खारापन उत्पन्न होता है। समुद्र के पानी में जो खारापन उत्पन्न होता है, खारापन रहता है। खारापन यानी कहने का मतलब कि समुद्र का पानी आप लोग देखे होंगे कि वो क्या होता है, अगर मुंह में अगर चला जाता है समुद्र का पानी तो क्या लगता है? नमकीन लगता है। नमकीन लगता है। क्या होता है? नमकीन होने का मतलब होता है खारापन होना यानी कि लवण की उपस्थिति, उसमें क्या होता है? लवण की उपस्थिति रहना तो वह
वह किस धातु के कारण होता है? किस धातु के कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है। और इसमें क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील रहता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सही है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील रहता है। समुद्र का जो पानी है वह पथरीले जगह जैसे चट्टानों से अगर होके आता है तो चट्टान चट्टान चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है या रासायनिक नाम? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो उससे जो छोटा छोटा कण जो निकल के आता है वो क्या होता है? समुद्री पानी में मिक्स रहता है। इसके कारण क्या कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसमें घुलनशील रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट उसमें घुलनशील रहता है, जिसके कारण खारापन होता है पानी। पानी क्या होता है? खारापन होता है, यानी कि उसमें लवण होता है। लवण होता है। और किस धातु के कारण? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? गाय के दूध में, गाय गाय के दूध में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? गाय के दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न जवाब दीजिएगा। गाय का दूध जो होता है उसमें कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? गाय के दूध में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी पाया जाता है। अब विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, केपलर का नियम संबंधित है। केपलर, केपलर जो है, केपलर जो है वह नियम दिया था, वह किसके लिए दिया था? केपलर का जो नियम है वह किससे संबंधित है? वेरी वेरी सही है। केपलर जो नियम दिए थे वह किससे संबंधित है? तो ग्रहों के गति से। ग्रह के गति के लिए जो नियम दिए थे वह किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ग्रहों के गति के लिए जो नियम दिया गया था वह केपलर ने दिया था। केपलर ने। अगला प्रश्न, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को, शरीर का जो तापमान नियंत्रित होता है वह किसके द्वारा होता है? शरीर का तापमान जो है वह नियंत्रित होता है, वह किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में, मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में, मस्तिष्क में होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क तीन भाग में बांटा जाता है। कौन कौन सा? तो एक अग्रभाग, अग्रभाग, और दूसरा मध्य भाग, मध्य भाग, और तीसरा पश्च भाग, पश्च भाग, पश्च भाग। तो इसमें ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है अग्रभाग में होता है। अग्रभाग में होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम इसी में होता है अग्रभाग में। और हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है? तापमान का नियंत्रण, भूख प्यास का लगना, भूख प्यास लगना, नफरत आना, या किसी पर प्यार होना, प्यार आना, ये सब किस में आता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि में आता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि सबको कंट्रोल करता है। यह अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग उद्योग में, यानी कि उद्योग जो है, उद्योग या कारखाना में जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? उद्योग या कारखाने में जो वेल्डिंग किया जाता है, वेल्डिंग जो किया जाता है, वेल्डिंग जो किया जाता है उसमें कौन से गैस का प्रयोग करते हैं? वेल्डिंग उद्योग में कौन से गैस का प्रयोग करते हैं? आप लोग बताइएगा। वेल्डिंग उद्योग में एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन का भी प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन या ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग उद्योग में। ऑक्सीजन गैस का भी प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? यानी कि स्केल जो होता है जिसके द्वारा तापमान मापा जाता है उसमें केल्विन पैमाने पर कितने केल्विन होता है? कितने केल्विन पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है वह केल्विन में अगर बात किया जाए तो कितना केल्विन होता है? कितना केल्विन होता है? आप लोग बताइएगा। कितना केल्विन होता है? केल्विन कितना होता है? 310 केल्विन होता है। और अगर सेंटीग्रेड में बात किया जाए, यानी कि डिग्री सेल्सियस में बात किया जाए, तो क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस। और ये हो गया केल्विन में। और सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में अगर बात करें
वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में 310। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग से जूट, जूट जो है जूट, जूट जूट जो है वह प्राप्त किया जाता है पौधे के किस भाग से? आप लोग बताइएगा कि जूट का मतलब समझते हैं कौन सा पौधा? जूट का मतलब आप लोग समझते हैं कौन सा पौधा? आप लोग भी जानते होंगे लेकिन नाम है कि नहीं पता, बताइए। जूट के बारे में बताइएगा। जूट, जूट किस पौधा को बोलते हैं? आप लोग जानते हैं जूट? जूट के बारे में आप लोग बताइएगा। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त किया जाता है? जूट जो है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तना भाग से। और जूट को क्या कहते हैं? जूट जो हम लोग गांव देहात में क्या कहते हैं? पटसन कहते हैं। पटसन। पटसन जो होता है, पटसन का ही दूसरा नाम है क्या? जूट। जूट। पटसन का ही दूसरा नाम है जूट। और पटसन से क्या बनता था? अभी तो नहीं बनता है उतना, लेकिन पहले जो पटसन से हम लोग देखते थे कि पटसन का उपयोग रस्सी बनाने में, जैसे खटिया में जो रस्सी का प्रयोग करते हैं, या गाय गाय ये सबको बांधने के लिए जो रस्सी का प्रयोग करते हैं, उसमें क्या करते थे? जूट का पटसन का प्रयोग करते थे। पटसन का प्रयोग करते थे। और पटसन में जो पत्ती आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे साग भी कहते हैं। उसका साग भी बना के खाया जाता है। साग भी बना के खाया जाता है पटसन के पत्ते का। पटुआ, हाँ, जिसे पटुआ कहते हैं। सुनीता यदुवंशी जी, पटुआ सही कहे आप। पटुआ। पटसन यानी कि पटुआ कहाँ से निकाला जाता है? तो तने से निकाला जाता है। तना से निकाला जाता है। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? यानी किसी पदार्थ का जो पुरातात्विक महत्व, किसी पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु, आयु का जो निर्धारण किया जाता है, आयु का जो निर्धारण किया जाता है, आयु का जो निर्धारण किया जाता है। मम्मी आपकी साग खाई हुई है, आप नहीं खाए हैं। आप भी खा लीजिएगा, देखिएगा एक बार खा के कैसा लगता है। किसी पदार्थ की जो पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए उसमें जो आयु का निर्धारण किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं आयु के निर्धारण में? तो कार्बन 14 का, कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र जल में किस तरह की प्रचुरता होती है? यानी कि समुद्री जल जो है, समुद्री जल जो है में तत्व की अगर बात करें, तत्व की अगर बात किया जाए तो किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो आयोडीन की, आयोडीन की प्रचुरता होती है। आयोडीन की। और समुद्री जल में खारेपन जो होता है, खारेपन, खारेपन अभी पहले बताया, इससे पहले प्रश्न आया था। खारेपन, खारेपन जो होता है किसके कारण होता है? खारेपन, खारेपन किस धातु के कारण होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण क्या होता है? खारापन होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण क्या होता है? खारेपन होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार, पृथ्वी के सतह पर, इसका प्रश्न, इस प्रश्न का आप लोगों को जवाब पता होगा। जवाब पता होगा क्योंकि ये वाला प्रश्न जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, सही है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग भी होता है। पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर भार जो है एक लड़के का 600 न्यूटन है। 600 न्यूटन है। तो इसका चंद्रमा पर, चांद पर इसका भार क्या होगा? चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? तो आप लोगों का पता होगा कि भार जो है, भार जो है वह परिवर्तन होता है। यानी कि पृथ्वी पर अगर भार है 100, तो चांद पर कितना हो जाएगा? चांद पर, चांद पर इसका, चांद पर क्या हो जाएगा? 106 गुना हो जाएगा। तो ये आंसर आपका 6 गुना हो जाएगा। पृथ्वी पर चांद के हिसाब से 6 गुना हो जाएगा। जैसे चंद्रमा पर यहाँ पर अगर 100 है तो यहाँ पर 600 हो गया, 6 गुना बढ़ जाता है।
गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। यहाँ पर देखना है कि भार जो है, भार, भार की जगह पर अगर आपको द्रव्यमान दे दिया जाए, भार की जगह पर आपको द्रव्यमान दे दिया जाए, तो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है? नहीं बदलता है। द्रव्यमान नहीं बदलता है। जो द्रव्यमान चंद्रमा पर हो जाएगा, वही द्रव्यमान पृथ्वी पर भी हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान और भार में अंतर देख लीजिएगा। अगला है संवेग। संवेग जो है देश का एक माप है। संवेग जो है उसमें किसका माप किया जाता है? संवेग में मापा जाता है, क्या मापा जाता है? चांद, चांद पर भार कम जाएगा। सही है, चांद पर भार कम जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। संवेग जो है देश का माप है। संवेग में क्या माप करते हैं? तो गति की मात्रा को मापते हैं, गति की मात्रा को मापते हैं। संवेग में गति की मात्रा की माप करते हैं। गति की मात्रा को मापते हैं संवेग के द्वारा। संवेग यानी जिसे कहते हैं क्या? मोमेंटम कहते हैं। इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं, और इसे पी से डिनोट करते हैं। संवेग को पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान, एम द्रव्यमान और गुना वेग हो जाता है इसका। संवेग बराबर क्या हो जाता है? पी बराबर एम गुने वी हो जाएगा। द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा, द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? किस हार्मोन को, हार्मोन का नाम क्या है? हार्मोन का नाम क्या है? तो मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। हार्मोन का नाम मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। घायल शायर जी, आप 2 मिनट नहीं, लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद ज्वाइन किए, 1 डेढ़ घंटे लेट ज्वाइन किए हैं। क्या हो जाएगा? तो एस्ट्रोजन हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है क्या है? मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वह मादा हार्मोन है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस रोगाणु से निमोनिया होता है? निमोनिया, निमोनिया जो होता है, निमोनिया बीमारी जो होता है, निमोनिया बीमारी जो होता है, वो किस रोगाणु से होता है? यानी रोगाणु का मतलब वो होता है रोग वाहक। रोग वाहक यानी कि रोग, रोग को वाहन करने वाला, रोग को वाहन करने वाला, रोग जिसे रोग वाहक कहते हैं। तो क्या होगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा निमोनिया होता है। बैक्टीरिया के द्वारा निमोनिया होता है। बैक्टीरिया के द्वारा निमोनिया होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन में सर्वाधिक भाग प्रभावशाली, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली, प्रभावशाली ऑक्सीकारक है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन किसका नाम है? अवर्तसानी में हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन वर्ग होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? एक वर्ग का नाम है, वर्ग या समूह का नाम है। समूह, समूह, वर्ग या समूह कहते हैं। कैमा नंबर समूह होता है? 17वां नंबर होता है। 17वां नंबर जिसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं या वर्ग कहते हैं। और उसमें सबसे सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सा है? सबसे अधिक प्रभावशाली तत्व कौन सा है? क्लोरीन है। सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सा तत्व है? क्लोरीन है। फ्लोरीन है। और इसमें ऊर्ध्वाधर जो, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर जो लाइन होता है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर जो लाइन होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ग या समूह कहते हैं। और ऐसे जो होता है क्षैतिज, क्षैतिज जो होता है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। आवर्त, क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। क्षैतिज लाइन को यानी कि बड़ी लाइन को आवर्त कहते हैं। और ये कितना होता है? तो 18 होता है। वर्ग जो होता है कितना होता है? वर्ग 18 वर्ग होता है। वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7 होता है। आवर्त की संख्या 7 होता है। चलिए इतना सारा बता दिए हैं, ये सब याद रखिएगा, कहीं ना कहीं प्रश्न में आते ही रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्षय रोग जो है, क्षय रोग, वो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्षय रोग के बारे में बताइएगा। मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़े को। मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है क्षय रोग। क्षय रोग। अगला प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक
नाम क्या है? जिप्सम का, जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग बताइएगा, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? और जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो इससे क्या बनता है? जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है, आप लोग बताइएगा। जिप्सम को जब गर्म करते हैं, जिप्सम को जब जब गर्म करते हैं, यानी कि इसको जब हम गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो इसे क्या बनता है? गर्म करने के बाद क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर, प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इंटू 2H2O, 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? CaSO4 इंटू 2H2O। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए सही है। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस जो होता है, आदर्श गैस यानी कि गैस का जो नियम होता है, वो सभी नियमों का जो पालन करता है, उस गैस को क्या कहते हैं? आदर्श गैस कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। और आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मोल की संख्या पर। गैस में मोल की संख्या पर आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर, मोल की संख्या पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कांसा, कांसा जो है, कांसा वो मिश्र धातु है। कांसा जो है मिश्र धातु है किसका? कांसा क्या है? मिश्र धातु है, यानी कि धातुओं का मिश्रण है। किसका? तो तांबा और टीन का। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। और अगर इसमें हम सोल्डर की बात करें, सोल्डर, सोल्डर, सोल्डर की बात करें जिसे सोल्डिंग किया जाता है वायर को, वायर को, वह किसका मिश्रण होता है? तो सीसा, सीसा, शीशा और टीन का, शीशा और टीन का, शीशा और टीन का। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम से मापा जाता है। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम के द्वारा मापा जाता है। एंगस्ट्रम के द्वारा क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रम के द्वारा, चलिए जय हिंद। आपको भी बहुत लेट ज्वाइन किया आप। चलिए आइए देखिए प्रश्न क्या है। एंगस्ट्रम से आप, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम से मापा जाता है, क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्घ्य की लंबाई, तरंग दैर्घ्य की लंबाई को एंगस्ट्रम में मापते हैं। तरंग दैर्घ्य की लंबाई को एंगस्ट्रम में मापते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए आप लोग बहुत लेट ज्वाइन किए हैं। आइए कुछ प्रश्न बचा हुआ है, देख लीजिए। क्या है? एंगस्ट्रम से मापा जाता है क्या? तरंग दैर्घ्य की लंबाई। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जो है उसका प्राकृतिक स्रोत बताइएगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल, कच्चा तेल है। प्राकृतिक रूप से जो हाइड्रोजन निकाला जाता है वह कहाँ से? तो कच्चा तेल से निकाला जाता है। कच्चा तेल से निर्मित होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट स्वर्ण में, यानी कि सोना में, 18 कैरेट जो सोना होता है, सोना, वह शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत होता है? शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत होता है? आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं, कोई बात नहीं है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो यही फर्स्ट टाइम, 2-3 दिन के बाद फर्स्ट टाइम नहीं रहेगा। कोई बात नहीं है, देखिए प्रश्न को, याद कीजिए, फर्स्ट टाइम रहे या इसे पहले भी देख चुके हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए एक बार, याद होगा आपको ही प्रश्न। बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध सोना जो होता है वह कितना प्रतिशत होता है? यानी कि 18 कैरेट जो सोना होता है, शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत होता है? तो 24 कैरेट जो होता है शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट, 24 कैरेट जो सोना होता है, 24 कैरेट, कैरेट जो सोना होता है वह शुद्ध सोना होता है। कितना होता है यह? 100% होता है। और इसमें क्या है? 18 का निकालना है हमको, तो 18 का निकालना है, और कितना होता है टोटल? 24 होता है। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा?
6 3 18 और 6 चौक 24, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 मरतबे, 25 से 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75%। आंसर क्या हो जाएगा? 75%। आप टीचर है, कोई बात नहीं है, टीचर है तो देखिए, और कुछ अगर गलत बुझाए तो बताइए, सजेशन दीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और गाड़ी की हेडलाइट में गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट, हेडलाइट जो होता है उसमें भी अवतल का ही प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। और गाड़ी में शीशा जो लगा होता है, आईना जो लगा होता है, जिससे हम पीछे का जो वस्तु देखते हैं, यानी कि पश्च दृश्य, पश्च दृश्य, दृश्य, स्पष्ट दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं स्पष्ट दृश्य देखने के लिए, यानी कि पीछे का जो दृश्य है, यानी गाड़ी उड़ी जो चलता है पीछे, उसे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? फेरल का सिद्धांत, फेरल, फेरल का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? कुमारी माया जी भैया के सामने स्टूडेंट है। कोई बात नहीं, हम लोग न टीचर है न स्टूडेंट है, हम लोग बस सीखने और सिखाने का काम करते हैं, सीखने और सिखाने का। हम भी कहीं सीखते हैं, तो हम लोग बस सीखने और सिखाने का काम करते हैं, हम लोग टीचर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? पेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? पेरल का, पेरल का जो सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा? पवन की दिशा से, पवन की दिशा, पवन की दिशा जो है वह पेरल सिद्धांत से संबंधित है, पवन की दिशा। क्या हो जाएगा? पवन की दिशा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। गोबर गैस, गोबर गैस यानी गोबर का प्रयोग करके जो गैस बनता है, तो उसमें मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है? क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा, मीथेन गैस हो जाएगा। मीथेन गैस, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन गैस यानी कि CH4, CH4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, और यह लग रहा है लास्ट प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है। क्या है? जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है? जूट, जूट के बारे में अभी बताया है, इससे पहले प्रश्न आया था, जूट के बारे में बताए थे। कृष्णा कुमार जी, आप क्या क्या कमेंट कर रहे हैं? आंसर कमेंट कीजिए, आंसर। ये सवाल तो फालतू चीज काम नहीं देने वाला है। जूट में सड़न प्रक्रिया जो होता है, यानी कि जूट जो सड़ जाता है, वह किसके कारण, किस प्रकार, जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? जूट जो सड़ जाता है वह किस प्रकार सड़ जाता है? जूट, तो उसमें सूक्ष्म जैविकीय, सूक्ष्म जैविकीय, सूक्ष्म जैविकीय, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु के कारण, जीवाणु के कारण जूट जो है